नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग। इस एकांकी के पात्रों के माध्यम से इसके घटनाक्रम को या कथानक को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस एकांकी की बात करें तो इसमें कुल पात्र 5 हैं। डॉक्टर शेखर जो कि वैज्ञानिक हैं, विनय ये डॉक्टर शेखर के सहायक हैं, मंजुल ये डॉक्टर शेखर की पालित पुत्री हैं, छाया देवी और सुधीर। यहाँ पर इनकी अगर बात करें तो जो शेखर हैं वो एक महान वैज्ञानिक है, यानी उच्च कोटि हैं, उदात्त चरित्र और आदर्शवादी है तथा अपने कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मंजुल है ये दूसरा मुख्य पात्र है। विनय जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर शेखर के सहायक हैं। मंजुल दूसरा मुख्य पात्र है क्योंकि डॉक्टर शेखर ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी ये पुत्री है। सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है और ये कला प्रिय है, कला से ये प्रेम करती है, कला प्रिय युवती है और इसको सितार बजाने का बड़ा शौक है। ये सितार वादन का या सितार बजाने का इसे क्या है, शौक है। छाया देवी तीसरा मुख्य पात्र है। छाया देवी प्रेम के क्षेत्र में उपेक्षित है और विरोध का भाव या प्रतिशोध का भाव रखती है। डॉक्टर शेखर के प्रति इनके हृदय में प्रेम का भाव है, लेकिन क्योंकि वो उससे विवाह नहीं करते, शेखर के द्वारा उपेक्षित होने का भाव इनको निराशा के गर्त में ले जाता है और आखिर में ये क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो कौन, जो छाया देवी है, ये तीसरा मुख्य पात्र है। अब अगर इसके कथानक की हम बात करें, कथानक में जो मुख्य कथा है वो क्या है। डॉक्टर शेखर, जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, ये बहुत ही मेहनत करके एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र तैयार कर लेते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को एक रूप और आकृति प्रदान कर देते हैं और उससे प्रत्यक्ष बातचीत कराने की क्षमता रखता है। यानी वो यंत्र मरे हुए व्यक्ति को एक रूप और एक आकृति दे देता है और उससे बातचीत करना संभव हो पाता है। डॉक्टर शेखर का जो ये आविष्कार है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को अलग अलग करने और जोड़ने की क्रिया में सक्षम है। उनके अनुसार मृत्यु एक दुखद नहीं बल्कि सुखद स्थिति है। मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में जीवित रहता है। जो मंजुल है उनके एक स्वर्गीय दोस्त की पुत्री है मंजुल, जिसको पाल पोस कर वो बड़ा करते हैं। इस स्वर्गीय मित्र के प्रति अपना कर्तव्य मानकर ही उसकी पत्नी और पुत्री का संरक्षण का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। उसको अपनी पुत्री की तरह वो पालते हैं। जो डॉक्टर शेखर हैं वो अपनी पुत्री मंजुल, जो कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और आदर्श की परिचायक है, अपने द्वारा जो आविष्कार करते हैं, किसका आविष्कार करते हैं, यंत्र का आविष्कार करते हैं, वो उनकी साधना का। देखिए, मंजुल की अगर बात करें तो ये उसका कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठा क्या है मंजुल के प्रति, और साधना क्या है, जो यंत्र, साधना यानी तपस्या करी थी या उन्होंने मेहनत करी थी, किसके लिए, यंत्र के लिए। तो यंत्र उनकी साधना का प्रतीक है। ये विशेष मोह और अनुरक्ति थी। इन दोनों के बीच टकराव होता है। कर्तव्य क्या है, अपनी बेटी का पालन करना, और उनका साधना क्या है, यंत्र। एक ऐसी घटना घटित होती है कि जब इन दोनों में टकराव की स्थिति आ जाती है। डॉक्टर शेखर के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना निश्चित हो जाता है, क्योंकि यही जो यंत्र है एपराइटस, ये मंजुल के लिए घातक बन जाता है। क्यों घातक बन जाता है? छाया देवी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। एपराइटस के प्रभाव से मृत छाया देवी अपना पुराना आकार धारण कर लेती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छाया देवी आत्महत्या कर लेती है, लेकिन बाद में इस यंत्र की सहायता से वो अपना पुराना आकार धारण कर लेती है। मंजुल और छाया देवी की बातचीत होती है। दोनों की जब बातचीत होती है तो छाया देवी उसे कहती है कि वो 4 महीने बाद आकर मंजुल को ऋषिकेश ले जाएगी। ये बात किसको पता चलती है? डॉक्टर शेखर को पता चलती है। तो वे मृत छाया देवी से मंजुल के प्राणों की भीख मांगते हैं कि तुम ऐसा मत करो। मृत छाया देवी की आत्मा जो शेखर से प्रेम में उपेक्षा मिली थी उसका बदला लेना चाहती है, क्योंकि शेखर छाया देवी के प्रेम को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो वो अपना बदला लेना चाहती है।
अपनी अटूट साधना का प्रतीक जो यंत्र है वो शेखर तोड़ डालते हैं, क्योंकि अगर वो यंत्र को बचाते हैं तो मंजुल उनसे दूर चली जाएगी, क्योंकि छाया देवी उनको ले जाएगी, उनकी आत्मा, छाया देवी की आत्मा उसे ले जाएगी। और अगर वो यंत्र को तोड़ते हैं तो ही वो मंजुल को बचा सकते हैं। डॉक्टर शेखर के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो किसको चुने, आदर्श और कर्तव्य का प्रतीक जो मंजुल है, या जो उनकी साधना है, जो उसके परिश्रम का प्रतीक जो यंत्र है एप्राइटस है। लेकिन अंत में जो डॉक्टर है वो अपने कर्तव्य की बलि बेदी पर अपने यंत्र को चूर चूर कर डालते हैं, यानी अपने यंत्र का उत्सर्ग कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, और इसी के साथ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा घटनाक्रम नहीं है, परंतु इसमें मुख्य पात्रों के माध्यम से जो उनकी मेहनत है, साधना है, जो कार्य उन्होंने तपस्या करके जो एक यंत्र बनाया था, वहाँ पर वो अपने कर्तव्य के सामने उसको समाप्त कर देते हैं या उसका उत्सर्ग कर देते हैं। अब अगर संवाद योजना की बात करें तो संवाद योजना बहुत कुशल तरीके से इन्होंने इसमें शामिल करी है। इस एकांकी में संवादों के माध्यम से ही पात्रों का जो चरित्र है वो स्पष्ट हो पाया है। ज़्यादातर संवाद जो है वो कहानी के या इस एकांकी के पात्रों के अनुकूल है और बड़े ही सटीक संवादों का प्रयोग किया है। लेकिन कहीं कहीं डॉक्टर शेखर जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं या छाया देवी के साथ जो कथोपकथन है वहाँ पर थोड़े संवाद लंबे हो गए हैं। बाकी जो इस एकांकी को सार्थक बनाने में संवाद योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनके संवाद भी मर्म स्पर्शी है और भाषा शैली के दृष्टि से अगर देखें तो उच्च है। और क्योंकि संवाद अगर मर्म स्पर्शी होंगे तो ही वो एकांकी को पूर्ण कर सकते हैं या एकांकी का जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा करने में सफल हो सकते हैं। तो संवादों की दृष्टि से देखें तो ये एक सफल एकांकी कही जा सकती है। अब बात इसमें करते हैं संकलन त्रय की। संकलन त्रय, देखिए संकलन त्रय की अगर बात करें तो एकांकी में स्थान, काल और कार्य। यहाँ पर स्थान कौन सा है, काल यानी समय क्या है और कार्य क्या है, इन तीनों का जब समायोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, संकलन त्रय कहते हैं। पूरी कहानी 1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। स्थान आरंभ से लेकर अंत तक डॉक्टर शेखर का वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक कमरा है, एक कक्ष है। इस एकांकी में कार्य की दृष्टि से भी अगर देखें तो एकता है, एकता यानी समानता है। डॉक्टर शेखर के उत्सर्ग का वर्णन उनकी वैज्ञानिक साधना एवं आदर्शवादिता तथा कर्तव्य परायणता के बीच में क्या है, संघर्ष है। तो वर्मा जी ने इस कहानी के संकलन त्रय को विशेष दृष्टिकोण से कसौटी पर या विशेष कसौटी पर कसने में वो पूर्णतः खरे उतरे हैं या विशेष रूप से इस पर उन्होंने ध्यान दिया है। तो स्थान, कार्य और काल लगभग आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि 1.5 घंटे के आसपास का इसका कथानक है। अब अगर बात करें अभिनेता की, तो अभिनेता की दृष्टि से अगर हम इस एकांकी को देखें तो ये एक सफल कहानी कही जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर वर्मा ने वेशभूषा और रंगमंच की व्यवस्था को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। रंगमंच की व्यवस्था के हिसाब से जो पात्रों की स्थिति है वो बिल्कुल उसके अनुकूल है। पात्रों के जो हाव भाव है, उनकी मुद्रा संकेत है, जैसे सोचते हुए कुछ मंद स्वर में बोलना, आश्चर्य की मुद्रा दिखाना, विनम्रता या संकोच का स्वर, ये सब पात्रों के और उनके अभिनय के बीच में बड़े सुंदर तालमेल प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अगर देखें सभी पात्र अभिनेता के गुणों का पालन करते हैं और उनके प्रत्येक कार्य में रंगमंचीयता की झलक मिलती है। तो अभिनेता की दृष्टि से ये एकांकी एक सफल एकांकी कही जा सकती है। उसके बाद अगर चरम सीमा की बात करें कि कहानी चरम सीमा पर पहुंच पाती है, एकांकी चरम सीमा पर पहुंच पाती है या नहीं, तो देखिए जो चरम सीमा है ये एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जिस उद्देश्य से एकांकी की रचना की जाती है, अगर वो चरम सीमा पर ना पहुंचे, अपने शीर्षक को सार्थक ना करे, तो वो एकांकी सफल एकांकी नहीं कही जा सकती। इसमें जो मुख्य पात्र हैं डॉक्टर शेखर, वो द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से घिर जाते हैं और द्वंद्व जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो दर्शक उसका समाधान सोचने लगता है कि हम भी तो यही सोच रहे हैं कि अब डॉक्टर शेखर क्या करेंगे। छाया मंजुल को ले जाएगी
तो क्या वो अपना यंत्र तोड़ देंगे या क्या प्रतिक्रिया देंगे। तभी अचानक से अगर देखें तो एकांकी अचानक से करवट बदलती है और नाटक या एकांकी उसके साथ समाप्त हो जाती है। इस एकांकी में भी ऐसा ही होता है, जब छाया देवी का जो मृतात्मा है वो दोबारा से आकर मंजुल को ले जाने की बात करती है तो डॉक्टर शेखर एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति से घिर जाते हैं। और जो उन्होंने एपराइटस बनाया था वो उनकी साधना का प्रतीक है। जीवन की अड़िग साधना और परिश्रम का फल है। लेकिन अंत में जब एकांकी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वो उसको तोड़ देते हैं। यही उत्सर्ग एकांकी की समाप्ति है, यानी वो उसका त्याग कर देते हैं। किसका त्याग कर देते हैं? एपराइटस का, यानी अपनी साधना का, अपने परिश्रम का। किसके लिए? अपने कर्तव्य के लिए। तो यहाँ पर इसी के साथ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि एकांकी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।